Good morning, students. Welcome back to online class. Students, today we are going to start new chapter, that is price elasticity of demand of microeconomics, lesson number 4. Beta, we have already done 2 lessons from microeconomics. One is introduction about economics and second is theory of demand. When we discuss about theory of demand, then we discuss law of demand. तो बेटा हमने law of demand के अंदर क्या पढ़ा था? Law of demand explain inverse relationship between price and demand assuming other thing being constant. तो law of demand क्या explain करता है? Price और demand में opposite relationship पाया जाता है. अगर price rise करता है तो डिमांड फॉल करती है. ओके, एंड वाइस वर्सा. और हमने ये भी कहा था कि अदर थिंग अज्यूमिंग कॉन्स्टेंट, बाकी किसी चीज़ में कोई चेंज नहीं आ रही. बट बेटा जब हमने लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन किया था तो हमें लॉ ऑफ डिमांड ने कहीं पर ये नहीं बताया कि कितना चेंज आएगा डिमांड में अगर प्राइस में चेंज आता है. तो आई हैव रिटन बट द लॉ ऑफ डिमांड डज नॉट टेल अस बाय हाउ मच अमाउंट ऑफ डिमांड फॉर ए कमोडिटी चेंज ड्यू टू चेंज इन इट्स प्राइस. तो लॉ ऑफ डिमांड ने कहीं भी हमें एक्सप्लेन नहीं किया. हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड ने हमें एक डायरेक्शन दे दी जिससे हम पहले प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप पाया जाता है. सो बेटा सिंपली हम कह सकते हैं लॉ ऑफ डिमांड इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज बट नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड ने हमें ये तो बता दिया कि दोनों वेरिएबल्स प्राइस और डिमांड ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, लेकिन प्राइस और डिमांड में कितना कितना चेंज आएगा या प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में कितना इफेक्ट पड़ेगा ये लॉ ऑफ डिमांड में नहीं बताया गया. इसके अलावा हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि प्राइस इफेक्ट, प्राइस में चेंज आना हर प्रोडक्ट के ऊपर सेम नहीं होता है. तो कहीं पर प्राइस में चेंज आने पर डिमांड बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है और कहीं पर प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में इतना चेंज नहीं आता. तो अगर हम इस रिस्पॉन्स को जानना चाहते हैं कि प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में कितना चेंज आया है, सो वी मस्ट need to understand the concept that is a price elasticity demand. So when we want to determine the degree of responsiveness of demand for any commodity in response to change in its own price, we step into the concept of price elasticity and that is our today's topic. तो इसमें हमने यही क्लियर किया है कि लॉ ऑफ डिमांड तो हमें डायरेक्शन बताता है. डायरेक्शन से अगर आप क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट से अगर आप क्वालिटेटिव आस्पेक्ट को समझ आते हो, क्वालिटेटिव आस्पेक्ट से आप क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट को समझना चाहते हो तो आपको प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड को समझना होगा. तो ये आज हमारा टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं. इस लेसन के अंदर हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, फैक्टर इफेक्टिंग इलास्टिसिटी डिमांड, मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी डिमांड. तो ये हमारे इस टॉपिक के अंदर आते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. मीनिंग ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इलास्टिसिटी का बता मीनिंग होता है फ्लेक्सिबिलिटी. तो डिमांड एक फ्लेक्सिबल कंसेप्ट है, तो इसको हम विद रिस्पेक्ट टू प्राइस डिस्कस करें. तो प्राइस में चेंज आने पर डिमांड में कितने परसेंटेज चेंज आएगा, जिस प्रोसेस से हम ये चीज़ निकालेंगे that is known as a price elasticity demand. So we have written price elasticity demand is a measures of degree of responsiveness of demand for a good to change its price. किसी चीज़ की डिमांड में कितने परसेंट या कितना चेंज आया है प्राइस के कारण, इस डिग्री को अगर हमने चेक करना है तो वो प्रोसेस क्या होगा, दैट इज़ नोन एज ए प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड. ये कंसेप्ट सबसे पहले प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था. इन्होंने इस कंसेप्ट को डिटेल में एक्सप्लेन किया. इस कंसेप्ट को अलग अलग बुक्स में अलग अलग फॉर्म में डिनोट करते हैं. सम बुक्स में ईडी यूज़ किया है, सम में स्मॉल ईडी किया है, सम में ईपी किया है. तो यू कैन यूज़ एनी वन कंसेप्ट. दिस कंसेप्ट इज़ ए क्वांटिटेटिव कंसेप्ट. अगर लॉ ऑफ डिमांड की बात करें तो वो हमारा क्वालिटेटिव कंसेप्ट था, वो क्वालिटी ही हमारा क्वांटिटेटिव कंसेप्ट है, क्योंकि उसके अंदर में क्वालिटी पता चली प्राइस और डिमांड में इन्वर्स रिलेशन है. उसमें हमें एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं पता चली कितना चेंज आएगा, लेकिन अगर हमने इन दोनों के चेंजेस को डायरेक्शन कितनी मूव हुई है अगर हम इस मैग्नीट्यूड को चेक करना चाहते हैं तो हम इलास्टिसिटी डिमांड का यूज़ करें. सो इट इज़ नोन एज ए क्वांटिटेटिव आस्पेक्ट. जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, इलास्टिसिटी डिमांड इज परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर ए गुड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ गुड. सो वी कैन राइट इन टेक्निकल फॉर्म डेल्टा इज चेंज, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू. ये हमारा फॉर्मूला बनता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हाउ वी कैन ड्राइव दिस वन फॉर्मूला. ये फॉर्मूला कैसे बना, इस फॉर्मूले से हम इस फॉर्मूले तक कैसे पहुंचे, दैट इज ए मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी डिमांड. तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड बाय प्रोपोर्शनल मेथड. बेटा इलास्टिसिटी डिमांड को वैसे तो कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, बट अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस हमने सिर्फ एक ही मेथड डिस्कस करना है जिसका नाम है
प्रोपोर्शनेट मेथड, प्रोपोर्शनेट मेथड को परसेंटेज चेंज मेथड भी कहते हैं, इसको फ्लक्स मेथड भी कहते हैं। ये डॉक्टर फ्लक्स ने दिया था कि देर इज़ अ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, तो इसको फ्लक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इसके तीनों नाम आगे, एक ही मेथड है, ओनली वन मेथड अकॉर्डिंग टू आवर CBSE सिलेबस। हम इस मेथड का प्रॉपर डेरिवेशन करेंगे। ओके, व्हाट इज दिस मेथड? दैट इज सेम डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, प्राइस इलास्टिक डिमांड इज मेजर्ड एट द रेशियो बिटवीन नंबर 1 परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड नंबर 2 इज परसेंट चेंज इन प्राइस। हमने लास्ट लेसन के अंदर क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड के ऊपर फोकस किया था। तो क्वांटिटी डिमांडेड ओनली रिलेटेड टू प्राइस, प्राइस में चेंज आने पर जब डिमांड में चेंज आता है उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। तो यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेन किया परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंगली परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। अब बेटा डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो डेरिवेशन के लिए बेटा किसी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं? अगर हमने डिमांड की परसेंटेज निकालनी है या प्राइस की, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा? चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय इनिशियल डिमांड इनटू 100। परसेंटेज का साइन 100 आ गया, हमने इसकी चेंज को शो करने के लिए चेंज इन डिमांड डिवाइड बाय ओल्ड डिमांड, वैसे ही परसेंटेज प्राइस डिवाइड बाय इनिशियल प्राइस इनटू 100 आ गया। तो हम इस फॉर्मूले को डेरिवेट कर रहे हैं, जिससे हम एंड पे पहुंचेंगे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू क्यू। ना बेटा चेंज इन डिमांड को निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? न्यू डिमांड में से इनिशियल डिमांड, इनिशियल मीन ओल्ड डिमांड को माइनस कर सकते हैं। तो हमारे पास चेंज इन डिमांड को ओपन किया तो हमने क्या लिख दिया? न्यू डिमांड माइनस इनिशियल डिमांड, और नीचे इनिशियल डिमांड एज इट, 100 भी एज इट है। न्यू प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस हमने लिख दिया। अब बेटा इसको हम नंबर्स में या अल्फ़ाबेट्स में डिनोट करते हैं। तो न्यू प्राइस को मैंने Q1 का, P1 का, न्यू डिमांड को बेटा मैंने Q1 का, डेल्टा मैंने स्मॉल ट्राइंगल चेन से शो किया, इनिशियल प्राइस को मैंने P से शो किया, इनिशियल डिमांड को मैंने Q से शो किया। ED इज इक्वल टू हियर बेटा न्यू डिमांड की जगह मैंने Q1 लिख दिया, इनिशियल डिमांड की जगह मैंने Q लिख दिया और अगेन Q। वैसे न्यू प्राइस की जगह मैंने P1 लिख दिया और इनिशियल प्राइस की जगह मैंने P लिख दिया। तो हमने फॉर्मूले को अल्फ़ाबेट फिल करके हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब बेटा चेंज को बेटा मैंने पहले मेंशन किया डेल्टा, तो डेल्टा Q अपॉन Q, डेल्टा P अपॉन Q हम लिख सकते हैं। न्यू में से ओल्ड को माइनस किया तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। जब हमने फॉर्मूले को प्रॉपर लिखा तो हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100, डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। अब बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100 डिवाइडेड बाय, इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो ये फॉर्मूला बन गया डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पर आ गया डेल्टा Q अपॉन इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय P, ये अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, P अपॉन डेल्टा Q और 100 से 100 कट गया। तो हमारे पास ओरिजिनल फॉर्मूला जनरेट हो गया, दैट इज डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। दिस इज अबाउट द प्रोपोर्शन मेथड। कुछ बुक्स के अंदर इसके साथ माइनस का निशान, हर फॉर्मूले के साथ माइनस का साइन यूज़ करें, तो माइनस का साइन ये बताता है प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप आया था, तो हमने माइनस का साइन CBSE नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली यूज़ नहीं करना। सो दिस इज आवर मेथड दैट वी हैव डन टुडे। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द डिग्रीज ऑफ इलास्टिक डिमांड and also factor affecting elastic demand.